हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आप सभी को पता है मैं साइंस पढ़ाता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 ही पढ़ रहे हैं हम। वैसे तो अध्याय 2 के अंदर हमें पढ़ना है पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने पहले पढ़ा दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाके कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करके आप पहले वो वीडियो देख लेना, फिर बाद में पार्ट 3 को देखना है। अध्याय 2 ये जैसे अभी बताया मैंने, पार्ट 3 है अम्ल, क्षारक और लवण। अब जैसा कि देखो, हमने अम्ल क्षारक के बारे में पढ़ लिया, लवण के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद में सूचक के बारे में पढ़ लिया, और अम्ल और क्षारक के जो हमारे पास में रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। उनमें से कुछ गुणधर्म बाकी है तो मैं आज वो करवा देता हूँ। पहले मैंने कौन से पढ़ाए गुणधर्म, एक बार वो नॉर्मली रिवाइज करा देता हूँ, फिर बाद में मैं शुरू करता हूँ कि आज मुझे 2 गुणधर्म पढ़ाने हैं, वो कौन कौन से है। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अब देखो, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई अम्ल और क्षारक के गुणधर्म में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसका नाम है हमारे पास में, वो हमारे पास में अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया धातु से कराने पर तो पहला जो गुणधर्म पढ़ा था वो हमारे पास में अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया धातु से कराने पर। तो मैंने वहीं पे बता दिया था आपको, अम्ल और क्षारक जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास में लवण बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल हो या चाहे क्या हो हमारे पास में क्षारक हो, अगर वो दोनों किससे अभिक्रिया करेंगे, धातु से अभिक्रिया करेंगे। अगर वो दोनों धातु से अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास में क्या बनाएंगे भाई, एक तो लवण बनाएंगे और लवण के साथ साथ में हमारे पास में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार जब हमने दूसरा जो पढ़ा था हमारे पास में, इसके बारे में कौन सा पढ़ा था, देखो इसके बारे में पढ़ा था हमने अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया, अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराने पर दूसरा गुणधर्म था हमारे पास में, क्या था, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया किससे करवानी है, एक तो हमारे पास में धातु कार्बोनेट से करवानी है, या फिर हमारे पास में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवानी है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या बनाता है इसके अंदर। ये हमारे पास में अम्ल है। अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किससे करेंगे भाई, धातु कार्बोनेट या आ सकती है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्ल की अभिक्रिया किससे होगी भाई,
एक तो धातु कार्बोनेट या फिर हो सकती है हमारे पास में धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तब हमारे पास में क्या बनेगा वो देखो एक बार। तो हमारे पास में लवण बनेगा, लवण के साथ साथ में जल बनेगा और जल के साथ साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है अम्ल की अभिक्रिया जब भी हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास में लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब सारे की अभिक्रिया देख लेते हैं एक बार। अब जो सारक होता है अगर अभिक्रिया किससे करेगा, धातु कार्बोनेट से। अब देखो सारक क्या होता है भाई, सारक जो होता है धातु कार्बोनेट से किससे करेगा, तो ये धातु कार्बोनेट होता है क्षारीय प्रकृति का, धातु कार्बोनेट होता है क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का, इसलिए ये धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। अब जो सारक होता है वो धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि ये जो हमारे पास में धातु कार्बोनेट होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए सारे आपस में अभिक्रिया नहीं करते। अब सारक की अभिक्रिया देख लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। अब बस सारक लीजिए, ये सारक है, सारक की अभिक्रिया करेंगे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तब हमारे पास में लवण बनेगा और साथ में इसके जल बनेगा। अब देखो लवण और जल कब बनता है, जब अम्ल सारक आपस में क्रिया करते हैं तो हमारे पास में लवण और जल बनते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास में ये क्या सारक है और ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रकृति भी वैसे सारी होती है, लेकिन ये उभयधर्मी लवण है तो ये कभी कभी अपनी प्रकृति अम्लीय भी दर्शाता है। जब ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अपनी प्रकृति अम्लीय दर्शाएगा, कौन सी दर्शाएगा भाई, अम्लीय दर्शाएगा। अगर ये अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा तब ये सारे के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करेगा, और अगर ये खुद भी सारे होगा तो सारे के साथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। अब इसके बाद में थी हमारे पास में हमारे पास में अम्ल और सारक की आपस में अभिक्रिया, अम्ल व सारक की आपस में अभिक्रिया, आपस में अभिक्रिया। अब देखो क्या होता है जब अम्ल और सारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो कल जैसे मैंने बताया था कि अम्ल और सारक आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास में लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं फॉर्मेट, या फॉर्मेट हमारे पास में क्या है, जब अम्ल है, अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा, सारक से अभिक्रिया करेगा, तो हमारे पास में क्या बनेगा, एक तो लवण बनाएगा और साथ में बनेगा जल। तो आपको याद रखना है अम्ल जब भी सारक से अभिक्रिया करता है या सारक जब भी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमारे पास में लवण बनाता है और जल बनाता है। और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि अम्ल जो होता है वो सारक को उदासीन कर देता है, सारक जो होता है अम्ल को उदासीन कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अभी तक तो हमने जो रासायनिक गुण थे हमारे पास में, जो रासायनिक इनके अम्ल सारक के जो रासायनिक गुण थे उनमें से 3 गुण पढ़ लिए। अब आज हमारे पास में शुरू होगा चौथा गुण। अब चौथा गुण क्या है वो देखते हैं। चौथा गुण हमारे पास में अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया जो होती है हमारे पास में वो करेंगे हमें धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड के साथ। भाई अम्ल की अभिक्रिया कैसे करनी है, धातु ऑक्साइड के साथ। अब देखो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है पहले तो वो हमें पता होना चाहिए। धातु ऑक्साइड जो होते हैं हमारे पास में धातु ऑक्साइड हमारे पास में कौन सी प्रकृति के होते हैं भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति,
सारे प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड होता है हमारे पास में सारे प्रकृति के। अब जब भी ये अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो आप सभी को पता है अम्ल और क्षारक भी आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास में लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम क्या करेंगे, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल से करवाएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अम्ल तो पहले से है हमारे पास में, और जो क्षारीय जो हमारे पास में धातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्या हमारे पास में क्षारीय। तो इसलिए क्या होगा, अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास में लवण का और जल का निर्माण होगा, और इस प्रकार की अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रिया भी हमारे पास में उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अब फॉर्मेट देखो मेरे, अब फॉर्मेट हमारे पास में जब हमने अम्ल की अभिक्रिया किससे करें भाई, धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड से जब अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातु ऑक्साइड से कराएंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा भाई, एक तो लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। लवण बनेगा और जल बनेगा, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये तो हमारे पास में अम्ल है और धात्विक ऑक्साइड इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय प्रकृति होने के कारण क्या होगा, ये अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास में लवण और जल का निर्माण होगा, और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उदासीन अभिक्रिया भी कहलाती है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। अब पहला एग्जांपल हमारे पास में CuO, ये हमारे पास में धातु ऑक्साइड, ये तो Cu के ऊपर तो हमारे पास में धातु है, ये हमारे पास में ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्या करके ऑक्साइड बना दिया इसने, तो ये हमारे पास में धात्विक ऑक्साइड या फिर बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करेगा, ये हमारे पास में अम्ल ले लिया मैंने HCl, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड हमारे पास में अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमें पता है ये धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तब हमारे पास में क्या बनेगा, या फिर अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा तब हमारे पास में क्या बनेगा भाई, एक तो यहां बनेगा CuCl2, ये हमारे पास में Cu, ये Cl2 बन गया। अब हमारे पास में H2O बचा है तो हमारे पास में क्या बन गया, ये H2O, ये हमारे पास में लवण बन गया, ये तो लवण है, ये कॉपर का लवण है, और ये हमारे पास में जल है, तो ये हमारे पास में धात्विक ऑक्साइड, ये हमारे पास में धात्विक ऑक्साइड, एक मिनट देखो, ये हमारे पास में धात्विक ऑक्साइड, और ये हमारे पास में अम्ल है। जब अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ में क्रिया करता है तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अब दूसरा एग्जांपल देखो इसका, एक और, अब इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में MgO, ये हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये Mg का मतलब मैग्नीशियम, O का मतलब ऑक्साइड, तो ये हमारे पास में बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम धातु होती है तो इसका इसलिए इसे बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। अब धात्विक ऑक्साइड जैसे हमारे पास में अम्ल से क्रिया करेगा, H2SO4 लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में H2SO4 अम्ल होता है, पहली क्लास में बताया था मैंने भाई ये अम्ल है कि नहीं है, पार्ट 1 में जाके देखना ना, अम्ल कौन कौन से होते हैं, क्षारक कौन से होते हैं, क्षारक का सूत्र क्या होता है, अम्ल का सूत्र क्या होता है। ये हमारे पास में धात्विक ऑक्साइड है, और धात्विक ऑक्साइड से हमने ले लिया अम्ल ले लिया, तो हमारे पास में लवण बनेगा और जल बनेगा, तो यहाँ पे Mg और SO4, तो हमारे पास में क्या बन गया, ये MgSO4, ये तो हमारे पास में लवण बन गया। अब हमारे पास में क्या बचा, H2 और O बचा, तो हमारे पास में ये जल का निर्माण हो गया, यहाँ पे H2 और ये हमारे पास में जल बन गई, ये तो हमारे पास में लवण है और ये हमारे पास में जल है। तो आपको सीधी सीधी एक ही बात याद रखनी है, जब भी अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होने के कारण लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे पास में धात्विक ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड है हमारे पास में, और ये साथ में हमारे अम्ल है, पहले बता दें मैंने, अम्ल और जो हमारे पास में अम्ल और धात्विक ऑक्साइड है वो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये टॉपिक तो अब यही खत्म होता है, अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारे पास में ये है, अम्ल व क्षारक में समूह।
अम्ल व क्षारक में समानता है। अब देखो अम्ल व क्षारक की देखो आपस में अभिक्रिया पढ़ ली हमने, अम्ल क्षारक के धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया पढ़ ली, अम्ल क्षारक की धातु के साथ में अभिक्रिया पढ़ ली, अम्ल क्षारक के धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ में भी अभिक्रिया पढ़ ली। अब अम्ल और क्षारक में समानताएं क्या क्या होती है, इनमें क्या क्या चीजें समान होती है, क्या क्या समानताएं होती है वो देखते हैं। अब देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए या नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको कि जो भी हमारे पास में आयन होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन और एक है ऋणायन। यानी जिस चीज में आयन उपस्थित होते हैं वो विद्युत का चालन कर सकते हैं और जिस चीज में आयन उपस्थित नहीं होते वो विद्युत का चालन नहीं करते। तो विद्युत का चालन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, आयन चाहिए होते हैं। अगर किसी चीज में आयन उपस्थित है तो वो विद्युत का चालन कर सकते हैं, अगर किसी चीज में आयन उपस्थित है नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तो अम्ल क्षारक में क्या समानता होती है अभी बताया। अम्ल जो होता है हमारे पास में अंश प्लस आयन देता है, ये पहले बता दिया मैंने, और क्षारक जो होता है हमारे पास में O अंश माइनस आयन देता है। अब ये दोनों जल में जब घुलेंगे तो ये मतलब अम्ल क्षारक जब जल में घुलेंगे तो ये अंश प्लस आयन देगा और ये हमारे पास में क्या देगा, O अंश माइनस से आयन देगा। तो दोनों आयन दे रहे कि नहीं दे रहे, ये दोनों आयन देने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं और यही इनके अंदर समानता होती है कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अब विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, भाई अम्ल व क्षारक विद्युत के चालन क्यों करते हैं या विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं। क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए हमें आयन की आवश्यकता होती है और अम्ल और क्षारक दोनों क्या देते हैं, हमें आयन देते हैं। अम्ल हमें H प्लस आयन देता है, क्षारक हमें OH माइनस आयन देता है और इसी के कारण ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अब जैसे उदासीन है, उदासीन के अंदर कोई सा भी आयन नहीं होता, ठीक है ना, तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, तो वो विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि उसके पास में आयन उपस्थित नहीं है। जब आयन उपस्थित नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रभावित नहीं कर सकते, जिसके कारण वो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। तो हम क्षारक में ये समानता है कि वो दोनों विद्युत के चालन करते हैं। अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, तथा हाइड्रोनियम का निर्माण करता है, अब देखो एक शब्द है हमारे पास में हाइड्रोनियम। अब आगे बताते हैं हाइड्रोनियम क्या होता है, पहली बार लिख देता हूं मैं। अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है तथा हाइड्रोनियम का निर्माण करता है। वह क्षारक जल में घुलकर में क्षारक जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, ठीक है भाई। अम्ल तो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, जिसके कारण क्या बताता है, हाइड्रोनियम बताता है, और जो क्षारक होता है हमारे पास में जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। अब देखिए जैसे हमने ले लिया HCl, ये हमारे पास में क्या है, अम्ल है, एक बार इसमें शेड कर दो थोड़ा। अब एग्जांपल देखो, जैसे मैंने ले लिया HCl, ये हमारे पास में अम्ल है, उनको जब जल में डालूंगा, किस में डालूंगा भाई, जल में डालूंगा, जल से क्रिया करवाऊंगा तो हमारे पास में H3O देगा। क्या देगा भाई, H3O कैसे देगा, एक बार वापस से समझाता हूं उसको। ये तो हमारे पास में अब जब जल डालो H प्लस आयन देगा और साथ में हमारे पास में ये है Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये H इससे क्रिया करेगा जल से, ये हमारे पास में HCl सीधे सीधे क्या कर देगा भाई, HCl H2O सीधे सीधे H से क्रिया करके H3O बना लेंगे। दो अंश तो पहले थे, एक अंश हमारे पास में आ गया H3O बना देगा और इसी का नाम है हमारे पास में हाइड्रोनियम। तो डायरेक्ट एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अम्ल जल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो सीधे सीधे आपको याद रखना है हाइड्रोनियम आयन। अब ये हमारे पास में प्लस का आयन होता है, प्लस ये हमारे पास में Cl का माइनस होता है। अब सारे का देख लेते हैं। अब सारक जो होता है हमारे पास में, जैसे मैंने ले लिया NaOH, अब इसकी अभिक्रिया जब जल में घोलेंगे, इसको जल में घोलेंगे, जल से इसकी अभिक्रिया कर देंगे,
जब इसको जल में घोलेंगे या जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में Na प्लस अलग हो जाएगा, प्लस OH माइनस अलग हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास में KOH होता है, इसको भी जल में घोलेंगे या जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, K प्लस अलग हो जाएगा, K प्लस तो अलग हो जाएगा, पोटेशियम आयन प्लस OH माइनस अलग हो जाएगा। तो देखो इनके टुकड़े करने पे हमें पता है ये जो अम्ल होता है हमें H प्लस आयन दे रहा है, H प्लस आयन देके हाइड्रोनियम बनाता है। और इसी प्रकार जो क्षारक होता है हमें जो इसके टुकड़े करने पर या फिर इसको जल में घोलने पर OH माइनस आयन दे रहा है। तो दोनों को दोनों क्या कर रहे हैं, आयन दे रहे हैं, और आयन देने के कारण क्या हो रहा है, विद्युत के सुचालक हो रहे हैं। तो विद्युत के सुचालक वही होंगे या विद्युत का चालन वही कर सकते हैं जब हमें क्या होगा, जब हमें इनमें आयन मिलेगा। ठीक है, जो हमें जल में घुलकर आयन देंगे वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दिया तो कर